मैं एक बेटी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं परेशान हूँ। कभी अपने घर में, कभी समाज में, कभी दुनिया में, शादी के बाद अपने पति से, अपने ससुर से। जी हाँ, यही कहना है आज एक बेटी का, जिसको सरेआम बाजार में तंग किया जा रहा है, घर में तंग किया जा रहा है, स्कूल जा कर के तंग किया जा रहा है, जीने नहीं दिया जा रहा है। सारी खुशियाँ जो वो ले कर के गई थी अपने मन में ससुराल शादी करने के बाद, हर एक चीज से उसको वंचित किया गया है, हर एक चीज के लिए तकलीफ में दिया गया है, हर एक चीज के लिए परेशान किया गया है। ऐसी ही लाचार, परेशान, निर्दोष, अबला एक बेटी से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। उस बेटी से जब आप मिलिएगा, उनको देखिएगा, उनके दर्द को समझिएगा, तो आप खुद बयां करिएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ में है एक महिला। और उस तकलीफ का जिम्मेदार हमेशा की तरह फिर से दानव समाज का एक पुरुष है, उस पुरुष का परिवार है, वहां के लोग हैं। और वो लोग मिल करके इनको इतना परेशान कर दिया। इनकी छोटी बच्ची आपको सारी घटना से अवगत कराएंगे, सारी बात बताएंगे, उनकी आप बीती वो खुद सुनाएगी, सारी बातों को बताएगी। करते हैं। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैडम, सबसे पहले आपका क्या नाम है? हबीबा खातून। तो आप मिल रहे हैं हबीबा खातून जी से, और अभी ये अपने दिल का सारा दर्द बताएंगी, क्या हुआ था इनके साथ, कैसे कैसे हुआ था, शादी करके ले गया था। हर एक लड़की का सपना होता है कि मेरे सपने का राजकुमार आएगा, शादी करके मुझे ले जाएगा, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देगा। और सारी खुशियों को मन में समेटे हुए जब एक लड़की किसी दूसरे परिवार में जाती है, वहाँ रहने की कोशिश करती है, अपने परिवार को, एक नया परिवार को बांधने की कोशिश करती है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ पे परिवार नहीं, राक्षसों का एक झुंड है, जो बस हमको मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए बना गया। तो आइए मैडम से खुद आपको उनकी सारी बीती सुनाते हैं, हबीबा जी से। तो बताइए मैडम, जब आप शादी करके गईं, जब आपके मन में सारी खुशियाँ थी, जब आपके मन में बहुत उम्मीद था कि अब मेरी शादी हुई, जैसे हर लड़की का सपना होता है कि मेरी शादी हो, मैं खुशी खुशी रहूं, वहाँ जाके आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज जो ये नौबत इस हद तक आ गई है कि परेशानी इतनी बढ़ गई, वो कैसे इसका शुरुआत हुआ? ना हो, अच्छा। वो लोग नहीं चाहते थे कि बच्चा हो। तो अच्छा। और वो लोग इनडायरेक्टली वे में हम लोग सुबह में बोला भी गया हम्म। कि ऐसा कुछ भी नहीं करना। हम्म। फिर हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद 2 1.5 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर एक हम लोग को गुड न्यूज़ मिला कि बेबी का। फिर मेरी सास को पता चला, फिर पता लगवाई तो पता चला कि बेटी होने वाली है। फिर उसको मैं मतलब ये पता लगवाया गया था कि क्या होने वाला है। देखिए ये कितना बड़ा अपराध है। 91 का एक्ट में ये साफ साफ लिखा गया था, 91 के एक्ट में, कि आज के बाद कभी भी जो बच्चा है, उसका जो भ्रूण है, उसकी जांच कभी नहीं होगी। तो इसके लिए भी उनके ऊपर केस हो सकता है, क्योंकि इनके गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की है, जो भ्रूण था उसकी जांच भी उन्होंने करवाई थी। और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको भारत सरकार एकदम सिरे से खारिज करती है, और इसके लिए बहुत बड़ी सजा है, 8 साल का जेल है, या जुर्माना भी है इसके लिए। तो इसके लिए भी उनके परिवार वाले गुनहगार हैं। ये देखा उन्होंने चेक करा कि गर्भ में बच्ची है या बच्चा है। जी मैडम, फिर क्या चला हुआ? उसको बच्ची है। अच्छा। तो फिर कुछ दिन 1 वीक ठीक रही, अच्छे से रही मेरे साथ। उसके बाद वो बोली क्या कि ये एक गोली दी हमको कि ये ताकत की गोली है, खाओगी तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। मुझे नहीं पता था कि ये किस चीज़ का है, मैं खा ली। बाद में वो बेबी मिसकैरेज हो गया। ओह माय गॉड, मतलब बच्चा गिराने के लिए इनको गोली दिया गया, और वो बेबी मिसकैरेज हो गई। हर एक माँ का जो, हर एक लड़की का जो सपना होता है कि जीवन में मैं पहली बार माँ बनूं, जब वो सपना जब पहली बार इनके जीवन में आया, और इनको ज़बरदस्ती गोली खिला करके इनको एक माँ बनने से वंचित किया। कैसा है वो जालिम परिवार, कैसे हैं वो राक्षस लोग, जो इनके साथ इतना जघन्य अपराध किए हैं। आप सुनिएगा, आप देखिए इनको कैसे रो रही हैं। बता आगे आगे फिर क्या हुआ मैडम? फिर उसके आपका पहला बच्चा इस तरह से खराब हो गया। हाँ, हाँ। फिर 4 मंथ के बाद पता चला इसका। तो कि आपका बच्चा खराब हो गया है। हाँ, वो तो उस वक़्त पता चल गया, फिर ख़त्म उतम हो गया। उसके बाद फिर ये रही। अच्छा। तो फिर फिर उसके बाद हाँ, दूसरी तो फिर बाबू। ये जाँच करवाना चाहिए, फिर हम नहीं कोई गए। जांच आप नहीं, नहीं तो हम कराए कि नहीं फिर से, करवाए, हम क्योंकि नहीं आप गए। एक बार आप बहुत कोशिश हाँ। की तो हम नहीं गए। उसके बाद हम मेरी मम्मी गई थी हमसे मिलने, तो हम इसके साथ चले आए। फिर मम्मी हम के साथ आ हाँ, गए। हाँ। दोबारा नहीं गए। फिर बेबी हो गई,
तब तक उन्होंने वहाँ से एक खबर नहीं लिया, एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज कोई तक नहीं, ना आपके कोई पति ने, बात ना उनके परिवार वालों ने, किसी ने नहीं। जिस दिन बेबी आइए ना मैम, आइए, जरूर आइए, क्यों नहीं बोलिएगा मैडम, आइए। जिस दिन होने वाली थी उस दिन अम्मी न्यूज़ दी कि ये डॉक्टर के यहाँ है, हो सकता है होगा, लेकिन उन्होंने 20 घंटे हो गए कॉल करके, आज 4 बजे बताई, कल सुबह 4 बजे बेबी हुई, लेकिन नहीं उन लोगों ने एक फ़ोन कॉल करके नहीं पूछा। जब बेबी हो गई फिर अम्मी ही मुबारकबाद दी, फ़ोटो भेजी, फिर भी उन लोगों ने ना आई ना कुछ की। फिर छठी होता है ना, तो हाँ, तो उसमें अम्मी फिर दावत दी कि आप लोग को आना है। तो फिर 7वें दिन अकीका था, तो उसमें बस वो मेरे शौहर, भैंसुर और 2 ठो उसी के कज़न थे, वही चारों आए, ना सास आई ना ननद आई, कोई भी नहीं। उसके बाद भी 4 महीने यहाँ रहे, फिर भी कोई नहीं आया। फिर जब कुसमी गए, वहाँ से हम लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से आके वहाँ जब तमाशा करने लगा, तो गांव समाज के लोग सब पंचायती करके आराम से फिर ले जाके वहाँ रखा गया, लेकिन फिर भी इन लोगों का नहीं सुधरा, कोई रवैया नहीं बदला। नहीं बदला। आपके शौहर कमाते हैं मैम? नहीं, कुछ नहीं कमाते, अभी कुछ नहीं कमाते। पहले जब शादी हुआ था तब निकाह के टाइम भी कुछ नहीं कमाते थे? कैसे मैडम आप शादी कर दिए? नहीं, पहले वो कमाता था, वो हैदराबाद में, राजस्थान में जब रह रहा था ना, तो कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हुए हैं? साइड से ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करते थे, हाँ, और फिर पढ़ाई हम भी बोले करते कि थे। मेरे पास रहेगी, हाँ। तुम पढ़ लोगे। हम बोले दामाद से कि आप पढ़िए लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्ची को मेरे पास रहने दो, सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। जब लास्ट में इसको जहर दिया गया, लेकिन उल्टी हुई, बच गई, तो इसकी सास कहती है कि तुम मर जाती तो तुम्हारी माँ को थोड़ी ना खबर करते, धमारा में फेंक देते, कहते लड़का के साथ भाग गई है। बताइए, जिस बच्ची के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं गलत होती, मत मैडम, आप प्लीज रोइए मत। अगर मैं गलत होती तो मेरे मायके वाले हमको 30 साल तक नहीं रखते, 25 साल तक भाई भौजाई सबके बीच में हम रहे, यहाँ ससुराल के समाज में भी रहे, लेकिन ये इज्जत हमको नहीं मिलती। आज एक बेटी का, एक माँ कभी अपने बेटी का घर नहीं उजाड़ती, भीख मांग के भी माँ अपने बेटी का घर बसाती है। और हम कम से कम माँ और बाप दोनों बन के पाले थे, लेकिन कोई असर नहीं। लड़का ठीक था, लड़का आपके पति से आपका प्यार ठीक है हाँ मैडम? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पहले, फिर धीरे धीरे इतना कान भरी, इतना गंदगी भर दी। वो जो मेरी छोटी वाली भाभी है ना, वो और ये माँ दोनों मिलकर इतना ज्यादा कि अब वो मेरी बात एक सुनते भी नहीं। कुछ भी होता है ना तो आके फौरन मेरे पे चढ़ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हाथ उठाने लगते हैं, यहाँ तक कि गला तक दबाने लगते हैं। तो फिर हम बोलते कि पहले मेरी बात तो सुनिए, आप एक तरफ सुन के क्यों डिसीजन लेते? आप पढ़े लिखे, कभी भी एक बात सुन के हम नहीं कहते कि हम मेरी बात सुनिए आप लड़िए, पहले आप मेरी बात सुनिए, उनकी बात भी सुन लिए, सुन के आप पहले सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। आप ऐसे हमेशा सबके सामने आप झाड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बेइज्जत करने लगते हैं। क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये लड़का कितना शातिर है, जब लड़का यहाँ पर, मेरी बेटी है तो लड़का आके बोलता है चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चलो, हम अब इस बार अब कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर हम ऑटो मंगा के अपनी बेटी को गाड़ी में सामान के साथ बैठा देते हैं, लड़की मेरी ऑटो से जाती है और लड़का आगे बढ़ के स्कूटी से घर पहुँच जाता है। और जब मेरी बेटी वहाँ पर पहुँचती है तो माँ के सामने में कहता है तुम आई हो, बताई भी नहीं कि हम आ रहे हैं। तो बोली, ये कहती है, शौहर का इज्जत बचाती है कि मेरा घर था, जब चाहे हम आ गए, आप कितना ही भगा दीजिए, लेकिन मेरा घर है, हम आ ही जाएंगे। हम आ गए। और उसके बाद फिर वही लड़का कहता है कि मेरी माँ वहाँ जा कर के, इसकी माँ कहती है कि मैं तो इसकी बेटी को नहीं लाती हूँ, फिर भी इसकी माँ को शर्म नहीं आती है, ऑटो करके हमको भेज देती है। इसमें शर्म आने का क्या बात है? इनका घर है, शादी हुआ है, शादी करके जब लड़की किसी दूसरे घर में जाती है तो वो घर उसी का होता है, इसमें शर्म आने की क्या बात है? आपका वो घर है, आपका वहाँ जाना हक है। आपके पति आपके साथ रहना चाहते हैं? नहीं, माँ के लिए वो माँ के साथ रहना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, हम माँ को छोड़ने के लिए नहीं कहते, लेकिन आपकी माँ हमको परेशान करती है, आपका कान भरती है माँ बहन, तो हमको अपना जो मेरा ये है, जो मेरा हक है, जो मेरा जगह, वो दीजिए ना। आप माँ को नहीं छोड़िए, लेकिन मेरा भी तो दीजिए। तो नहीं, जो माँ कहेगी वो बात मानना है। हम कुछ भी कहे तो वो आपको क्या बोलते हैं? मतलब माँ क्या कान भरती है? उनका क्या आपके बारे में गलत गलत बात उनको बताती है जिससे? नॉर्मली
बोली गलत बात की, सिम्मी ये नहीं की, सिम्मी वो नहीं की, और फिर क्या कहते हैं घर का काम नहीं करती है, सारा काम हम करते हैं। वो यहाँ तक कि खाना भी खाती है ना तो दस्तरखान पे वो हाथ धोती हैं, उनको पानी तक नहीं फेंकने देते हम। कपड़ नहा के उठती है, कपड़ा हम धुल के प्रेस करके देते हैं, इतना फिर तक। भी बोलती हैं कि कोई काम आप नहीं अभी करते। पता है टाइम है रोज़ा खोलने का, टाइम सुबह से भूखे हैं, तो हम बोले अभी कैसे, अब कम से कम रोज़ा तो खोलने दीजिए, उसके बाद बनाते हैं। तो वो बहुत बोलने लगी, फिर जाके तब भी रोज़ा खोल लिए। रोज़ा खोले जैसे बोली जाओ जल्दी से बनाओ, जाओ जल्दी से बनाओ, बना दिए। बना के उसके बाद बाबू इधर गिर गई पानी पे, तो ये रोने लगी, इसको दौड़ के आई चुप कराने के लिए। वो बोल रही है चाय बनाओ, हम बोल रहे बाबू को सुला के आ रहे चुप करा के। ये फ़ौरन वहाँ कॉल कर दी बेटा को, बेटा फ़ौरन हमको कॉल कर दिया, किया क्यों नहीं चाय बना के दियो, ये ना वहाँ कॉल कर दिया। उसके बाद वो हमको झाड़ने लगी कि बच्ची, हम बोले बच्ची गिर गई है, इसको चुप कराते हैं, उसके बाद अम्मी को चाय बना के देते हैं। तो वो कहते हैं कि बच्ची कुछ नहीं, मेरी माँ के सामने बच्ची को छोड़ो और जाके पहले चाय बनाओ, उसके बाद बच्ची को चुप कराना। बोलिए कैसा बाप है आप। बिल्कुल, मतलब ये तो एकदम मतलब मानवता को शर्मसार किया जा रहा है इस बात में। 10 रुपया, पता है शादी हो रही थी तो हम सास को बोले कि 10 रुपया का पैम्पर ला के दे दीजिए, बच्चा को पहनाते हैं ना कि शादी में हम गंदा कर देगा फ़ौरन कपड़ा, तो क्या बोली मेरे पास पैसा नहीं है।